नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा अंकनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए जो हमेशा से जिसको लेकर सियासी माहौल जो है उसमें भी हमें उठापटक देखने को मिलती है जो कि है महंगाई का। महंगाई के मुद्दे पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस की तरफ से मिराज वली अफरीदी जी और भाजपा की तरफ से प्रदीप माहौर जी। मिराज जी और प्रदीप जी आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है आशा अंकनाद में। नमस्कार श्वेता जी, मिराज जी नमस्कार। नमस्कार। जी, प्रदीप जी आपसे मेरा पहला सवाल होगा क्योंकि सत्ता में अभी भाजपा की सरकार है और कांग्रेस हमेशा से ये आरोप लगा रही है जब से भाजपा की सरकार आई है कि महंगाई जो बढ़ रही है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। डॉलर के मुकाबले अगर बात करें तो रुपया जो है वो गिर रहा है और रुपये को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट लगा रही है और रेपो रेट बढ़ने की वजह से लोन का जो ईएमआई है वो बढ़ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, श्वेता जी देखिए ये सारी चीजें जितनी भी आपने बताई ना ये इंटरलिंक्ड हैं। अभी इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक बहुत खराब सिचुएशन जिसको बोलते हैं सबसे खराब सिचुएशन चल रही है जिसमें अगर सबसे बड़ा फॉल अगर कहीं हुआ है तो वो हुआ है आपके जो आपका ब्रिटेन का जो डॉलर है ना ब्रिटेन का जो करेंसी है उसके अंदर पाउंड स्टर्लिंग के अंदर सबसे बड़ा फॉल हुआ है, सबसे ज्यादा उसके रेट गिरे हैं इस समय पे, जैसा कि कभी नहीं हुआ इससे पहले, है ना। इसके अलावा रशिया ने जो अटैक किया हुआ है उसकी वजह से एनर्जी सप्लाईज जो हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं और पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि अमेरिका ने अपना जो रेपो रेट है 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ इसको साधारण भाषा में मैं समझाता हूं। क्या होता है कि जब 50 बेसिस पॉइंट से अमेरिका ने बढ़ाया है तो बढ़ाने के बाद क्या होता है कि उनके यहां पे जो लोन्स हैं वो महंगे हो गए। अब इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है लोगों का वो होता है हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे हमारे यहाँ एफडी है, डायरेक्ट कंपनीज को लोग लोन देते हैं। आपको जैसे मान लीजिए कोई इंडिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट चालू करना है तो उसके लिए भी आप बाहर से लोन लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में, और जब आपका प्रोजेक्ट चालू हो जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं उसके लिए बहुत सारी। तो वेंचर कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो कि हमने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमको कैपिटल चाहिए। उसके अलावा क्या है, कैपिटल प्रोवाइडिंग अलग अलग फर्म्स हैं जो कि वैरायटी ऑफ बिजनेस को प्रोवाइड करती हैं। अब वो जो जितनी भी फर्म्स हैं वो पीछे की तरफ भागने लग जाती हैं क्योंकि उनको जो प्रॉफिट है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करने में ज्यादा होगा। जब इंडिया में अगर मान लीजिए लोन का जो हमारा रेट है वो कम होता है तो एफडी में भी कम आएगा, है ना। उसी प्रकार से जो भी कॉर्पोरेट्स हैं वो भी कम पैसा देंगे उसके ऊपर। तो ये बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक होता है। अभी जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है कि आरबीआई जो है फ्यूचर में इसको 4% तक लाना चाहता है या 3.5% से 4% के बीच में लाना चाहता है रेपो रेट को, जो कि अभी 5.9 कर दिया है, मतलब 50 बेसिस पॉइंट से 5.3 से बढ़ा के 5.9 पे लेके आ गए हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो इस समय में मेंटेन करना बहुत जरूरी था कि जिससे कि इंटरनेशनल सिनेरियो में कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया से पैसा बाहर जा जाए। और ये जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे सारे इंटरलिंक्ड हैं। दूसरा क्या है, जैसे आपने बोला कि डॉलर का रेट जो है वो इंडियन करेंसी की कंपैरिजन में बढ़ता जा रहा है और इंडियन करेंसी फॉल हो रही है। इसका फॉल होने का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि जैसे ही रेपो रेट में वहां पे डाउनफॉल हुआ, क्योंकि इंडियन बैंक्स ने सोच के रखा हुआ था कि हम 3.5 तक लेके जाना है, हमको तो और कम करना है, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उससे अलग नहीं चल सकती थी। इसीलिए इनको उसको रोकने के लिए, क्योंकि आउटफ्लो देखिए अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अपने यहां पे, जो फॉरेन फंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा हुई है इस पीरियड में। अगर पिछले मैं 2 साल की बात करूं, कोरोना चल रहा था उस समय भी, है ना। इस समय पे ऐसा है कि जितना आज तक इंडिया मतलब फ्रीडम के बाद से पहली बार इतना इन्वेस्टमेंट आया है, पहली बार इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा है कि जहां पे हमारे ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। इसके ऊपर आपको अगर प्रश्न करना हो आगे तो बिल्कुल स्वागत है, मैं समझा भी दूंगा इसको कैसे नहीं है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि बहुत सारा हमारे ऊपर कर्ज है, अभी गूगल पे खोल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इतना कर्ज है, लेकिन क्यों नहीं है मैं कुछ कह रहा हूं तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो मानना हो तो मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो समझा दूंगा।
जी। है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें इंटरलिंक थी और इससे जो हमारा होम लोन, अच्छा सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, रिवर्स रेपो जो है वो हमारा 3.35 है। वो पहले भी 3.35 था, अभी भी 3.35 है। रिवर्स रेपो क्या होता है, अगर रिजर्व बैंक में जो बैंक पैसा रखते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। और रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं अगर बैंक, तो उसको जो क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रेपो बराबर रखा है, उसकी वजह से होम लोन के ऊपर जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आप देखिए, एसबीआई से लेके बाकी किसी भी बैंक ने अपना होम लोन का रेट बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया क्या, नहीं किया ना। रेपो रेट बढ़ने की वजह से लोन बढ़ सकते हैं ऐसा एनालिसिस आया है, लेकिन अगर ये रिवर्स रेपो और रेपो रेट दोनों के ऊपर फर्क पड़ता तब जाके होम लोन पे फर्क पड़ता। ये जो लाया गया है, इस सिर्फ फर्क किया क्या, किसके लिए किया गया है, जो बाहर से कंपनीज आ रही हैं, बाहर से पैसा इंडिया में डेट के फॉर्म में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी उधार के फॉर्म में जो इन्वेस्ट हो रहा है, जो कंपनीज को लोन देने के फॉर्म में इन्वेस्ट हो रहा है, वो पैसा जो है वो बाहर ना चला जाए। जी, बिल्कुल। मिराज जी, अगर आप अभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जी, मिराज जी, इन्होंने महँगाई के ऊपर जो भी बातें बताई हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि जो प्रदीप जी ने बातें बताई हैं, वही है? क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा हल्ला मचाती है कि महँगाई बढ़ रही है, महँगाई बढ़ रही है। श्वेता जी, पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा, वरना पिछले 8 सालों से हमारे तमाम पत्रकार भाई नेहरू जी से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि ना राहुल गांधी सत्ता में है, ना नेहरू जी सत्ता में है। दूसरी चीज़, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, प्रदीप जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझाया। लेकिन ये जो गाँव की जनता है ना, ये रेपो रेट और ये नहीं जानती है। ये जानती है कि एक प्रधानमंत्री आया था जिसने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी 1 साल में, और वर्ल्ड बैंक का अभी 2 दिन पहले आंकड़ा आया है जिसमें 5.5 करोड़ नौकरियां 2020 में, सॉरी, 5.5 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं 2020 में, और पूरी दुनिया में यह आंकड़ा है 7 करोड़ का। यानी 80% लोग खाली भारत के हैं जो अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं सिर्फ 1 साल में। महंगाई की बात, डॉलर की बात, तो कौन प्रधानमंत्री कहता था जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है? ये कौन कहता था? कौन कहता था कि ये भाई साहब सिलेंडर इतना महंगा कैसे है? कौन लोग मालाएं डाल के धरने प्रदर्शन किया करते थे? कौन लोग हमारे बहू बेटियों से किचन में जाके महंगाई की बातें किया करते थे? 420 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए का महंगा नहीं लग रहा है। उसके पीछे इतने लंबे चौड़े बढ़िया बढ़िया लच्छेदार बातें करके ये समझाया जा रहा है कि नहीं नहीं देखो महंगाई नहीं है, ये तो विपक्ष कह रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर अगर 1150 रुपए का हो जाता है तो क्या महंगाई नहीं है? ये जो बातें बताई जा रही कि रेपो रेट और कनाडा का ये हो गया और इंग्लैंड में ये हो गया, अरे भाई साहब, हमारे हिंदुस्तान में हमने ये सोचा था, हमारे देश के लोगों ने ये सोचा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो डीजल और पेट्रोल कहां पहुंच जाएगा। कितने कितने क्या क्या बातें की गई थी। इसलिए इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। मुद्दों पर आइए, मुद्दा आधारित। मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा करी, वरना लोग चर्चा करने से डर रहे हैं। लोग इस पे चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे राहुल गांधी जी एक भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं जिसकी भी मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही उनके टी शर्ट के रेट खोलना शुरू कर दिए। वो जूते कितने के पहने हैं, किस कंपनी के पहने हैं, इस पर बात करना शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की मैं बात कर रहा हूं, वो कोई भी 2-4 अल्फाज हैं उनको हटा दीजिए तो कहीं आपको बहस करते नजर नहीं आएंगे महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे। आप कहेंगे, अभी भाई हमारे कह रहे थे ना कि हमारे ऊपर कर्जा नहीं है। वो सब कुछ कह सकते हैं, वो सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अभी वो ये कहेंगे और 15 मिनट के बाद अपने नेताओं की तरह कह देंगे अरे भाई साहब वो जुमला था।
मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता इतनी इतनी बड़ी बातें करके और जुमला कह जाएं और ये कह दें कि मतलब आप सोचिए 2 करोड़ नौकरी हर साल, 8 साल हो गए, 8 के मतलब हो गए 16 करोड़ नौकरियां नई आनी चाहिए। अब ये नौकरियां किसी को बताएंगे, कहेंगे साहब हमने नौकरियां दी हैं, जो लोग पकौड़ा तल रहे हैं वो भी नौकरी है। तो इस तरह के तर्क भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं और ये तर्क लेके आते हैं आईटी सेल से और आरएसएस की पाठशाला से, और कहीं कुछ मसला नहीं। महंगाई पे, बेरोजगारी पे चर्चा होगी, आज नहीं आपको कल करना पड़ेगी। आप ये जितने मुद्दे हैं, धार्मिक हो या जातिगत हो, आप उठाते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। एक एक साल में 80-80 लाख, 90-90 लाख नौकरियां जा रही हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं, मैं आपको पेश कर दूंगा। और इसकी वजह से ये जो हमारा ग्रामीण इलाका है, इसमें 2 मुद्दे बहुत मसला बनते जा रहे हैं। एक, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम बढ़ रहा है। दूसरी, क्राइम से ही रिलेटेड एक पार्ट है घरेलू हिंसा। जब घर के मुखिया के जेब में पैसे नहीं होंगे तो फ्रस्ट्रेट होता है। जब वो घर पहुंचता है और उसकी औरत कहती है कि वो सब्जी जो मंगाई थी वो लाई नहीं, बच्चे की फीस जमा होनी है, इन सब बातों को लेकर घर में हिंसा शुरू होती है। और आपको बताता चलूं, और आप भी नहीं मिराज जी, मैं माफी चाहूंगी बीच में आपको रोकने के लिए। आपने जो घरेलू हिंसा की बात की है, पैसों की तंगी की वजह से जो क्राइम है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? यहाँ पे क्राइम को तो हम किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी चीज के मैं अनुरूप, हम किसी भी चीज की तुलना में। जी नहीं, मैं अभी आपने कहा ना कि अगर वो घर पहुंचते हैं, अगर जेब में पैसे नहीं है, अगर सब्जी नहीं आई, और अगर वो घरेलू हिंसा करते हैं, तो क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो हिंसा पे उतारू हो जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उतारू हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब बेरोजगारी होती है तो क्राइम बढ़ता है, और क्राइम का एक ये भी है, इस तरह का जो घरेलू हिंसा ये बढ़ती है और बढ़ रही है। आप पता कर लीजिए गांव देहातों में, हमारे जानकारी में 10 साल से जिन इलाकों में डकैती खत्म हो गई थी, वहां डकैती शुरू हो गई। आपके राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में डकैती हो गई है। क्यों हो रही है? बेरोजगारी, महंगाई। तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ऐसी चर्चा करी, और भारतीय जनता पार्टी का कोई संजीदा पत्रकार, प्रवक्ता इस पर बात कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रदीप जी के जबान से अभी तक वो शब्द नहीं निकले जो इनके नेता, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेता और प्रवक्ताओं के मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं महज 2-4-10 मिनट के अंदर। 1-2 मिनट वो इधर उधर की बात करेंगे, फिर वो वहीं पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल, हमें प्रदीप जी के पास आते हैं। जी, मैं चाहूंगी आप 10 सेकंड्स में कंप्लीट करें, फिर मैं प्रदीप जी के पास आती हूँ। जी, जी महाराज जी, 10 सेकंड्स में कंप्लीट करें। बस हमारी यही बात है कि आंकड़े झूठे मत पेश किए जाएं, जो सच है उसको जनता के सामने लाए, और खाली सामने ना लाइए, समाधान के पीछे की वजहें ढूंढिए, सोचिए कि इन चीजों को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आप छुपा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। एक जैसे हमारे देश में एक जगह के राष्ट्रपति आए थे, तो झुग्गी झोपड़ियों के पीछे आगे वो लगा दिए गए थे ना, कैनोपीज और टेंट लगा दिए गए थे, झुग्गी झोपड़ी गुजरात में छुपा दी गई थी। तो उससे झुग्गी झोपड़ी खत्म नहीं हो गई ना, आपने छुपा दी। तो ये आंकड़े अगर आप छुपाएंगे तो महंगाई और बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। उसको खत्म करने के पीछे ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए, और इस देश के किसी भी मुद्दे पर, अगर वो जस्टिफाई मुद्दा है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, आप विपक्ष के अगर नेताओं से भी सहयोग चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हर दम इस राष्ट्र निर्माण के लिए, इस देश की हर जनहित के मुद्दे के लिए सरकार के साथ भी खड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो गलत मुद्दे होंगे उन पे निश्चित तौर पे विरोध करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं चाहूंगी प्रदीप जी आप कंप्लीट करें जल्दी से, फिर मैं अपना अगला प्रश्न जो है वो आपसे करती हूँ। जी, प्रदीप जी। जी, देखिए मैं बहुत शॉर्ट में जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज तो जो मैंने आंकड़े जितने भी प्रेजेंट किए हैं अभी,
इन आंकड़ों को आप आरबीआई की वेबसाइट पे या कहीं भी जाके देख सकते हैं, उनमें आंकड़ों में कहीं भी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात है कि इन्होंने अभी दो मुद्दे जो मुख्य रूप से उठाए, पहला उठाया बेरोजगारी का और दूसरा इन्होंने उठाया महंगाई का। तो सबसे पहले मैं बेरोजगारी के मुद्दे पे बोलता हूं, है ना। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा जो है, ये कांग्रेस के समय में भी बेरोजगारी थी, जिस समय पे इनकी सरकार हुआ करती थी उस समय पे भी बेरोजगारी थी। इनके यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आपको मौका मिलेगा मिराज जी, मैं अपनी बात पूरी करूं। तो इनके यहाँ पे जिस समय पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय की बात मैं बता रहा हूं, वो राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और संदेश देते समय वो ये बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं 1 रुपया पहुंचाता हूं, 1 रुपया पहुंचाता हूं और 10 पैसे जो है लोगों के पास पहुंचते हैं, यानी 90 पैसे जो हैं वो फ्रॉडुलेंस में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि करप्शन में चले जाते हैं। अब एक प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में इस प्रकार की बात कहते हैं, सच में मैं आज इसको सोचता हूं वापस तो मुझे बड़ी लज्जा आती है, मुझे बड़ा अचरज महसूस होता है कि एक प्रधानमंत्री अपनी असहाय अपने आप को बता रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता था? उसका सॉल्यूशन ये हो सकता था कि सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी होती है, जो भी ग्रांट होती है, पब्लिक के पास जो पैसा आता है, वो सारा पैसा लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पहुंचाया जाए। उसके लिए सरकार ने क्या किया? जनधन अकाउंट खुलवाए, क्योंकि हमारे यहां भारत में बहुत बड़ी जनता ऐसी थी जिनके अकाउंट ही नहीं थे, तो अकाउंट में पहुंचाओगे कैसे? एक ठेकेदार होता था, उस ठेकेदार को दे दिए जाते थे। जिस समय जनधन अकाउंट खुलवाए गए, श्वेता जी, उस समय पे सबसे बड़ा ऐसा विरोध हुआ कांग्रेस की तरफ से, जैसे कोई महापाप चल रहा हो, अकाउंट नहीं खुलवा रहे हो, कैसा मूर्ख बना रहे हो लोगों को, कैसी कैसी बातें हुई। लेकिन क्या हुआ? वही जनधन अकाउंट, आज कोई बंदा ट्रैक्टर खरीदता है, कोई हमारा किसान जो है वो ट्रैक्टर खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदने के बाद उसकी सब्सिडी, उसको पैसा पूरा देना पड़ता है ट्रैक्टर का, जो सब्सिडी है अकाउंट में डायरेक्टली आ जाती है, कोई दलाल की आवश्यकता नहीं। पहले किसके पास आती थी? किसी दलाल के पास आती थी, और वो दलाल क्या करता था? उसमें से पैसा खा जाता था, उस पैसे को बड़ी मुश्किल से देता था। तो ये जो असहाय, जो राजीव गांधी जी ने अपने आप को असहाय बताया था, उनकी असहाय जो स्थिति थी, उसको ठीक किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये बोलते हैं बेरोजगारी, ये डेटा उठा के देख ले, जो बेरोजगारी इनके समय पे कही जाती थी, हर बार पंचवर्षीय योजना बनती थी, मजाक बना दिया भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को। क्या गरीबी हटाएंगे? कैसे हटाओगे भैया गरीबी? गरीब हटाने के लिए कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि ना। 60 साल भारत की जनता ने इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, ऐसी सरकार रही कि राज्यसभा से लेकर पंचायत तक हर तरफ इन्हीं के लोग हुआ करते थे। लेकिन क्या किया इन्होंने? वो गरीबी हटाओ का मुद्दा वैसा का वैसा ही रहा, पंचवर्षीय योजना में आगे ट्रांसफर होता चला गया, आगे ट्रांसफर होता चला गया। आज सरकार ने क्या किया? चिप मैन्युफैक्चर की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में पहली बार आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भारत के अंदर? इससे पहले किसी ने क्यों विचार नहीं किया? क्यों एक ताइवान जो है वो एक ऐसी कंट्री बन गई जिसमें 70% चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है आज के समय में। आज ताइवान के साथ में टेक्नोलॉजिकल टाइप हुआ है वेदांता ग्रुप का, जो कि इंडिया में गुजरात के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खोल रहे हैं, जो कि एक बेसिक है। आप चिप अगर नहीं बनाते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे कैसे? और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी कंपनीज खुलेंगी उनके अंदर नौकरी किसको मिलेगी? भारतीय लोगों को ही मिलेगी ना, है। तो उसके लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उसके लिए मूलभूत काम करना पड़ेगा। देखिए क्या है, सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि भारत के अंदर 60 साल के अंदर बिल्कुल निग्लेक्शन चला है यहां पे। जब निग्लेक्शन हो जाता है तो आपको मूलभूत बेसिक पे काम करना पड़ता है, और ये जो समय लगा है वो बेसिक्स में लगा है। बेसिक्स का रिजल्ट आने में समय लगता है, लेकिन जो अब आपकी बेरोजगारी का जो डेटा आप बता रहे थे, वो बेरोजगारी का डेटा भी आज से आप 5 साल बाद बात करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो बहुत नीचे जा चुका होगा बेरोजगारी का डेटा भारत के अंदर। बेसिक पे काम करना पड़ेगा, जैसा मैं बोल रहा था। तो बेसिक्स में कहां काम किया गया? आप देखिए कि इंडिया के अंदर अभी हमारे यहां पहली बार ऐसा हुआ है कि वैक्सीन जो है वो इंडिया के अंदर ही निर्माण हुई है। और जो लॉ एंड ऑर्डर, ये मैं बात कर रहा हूं फार्मा सेक्टर की, ऐसे मैं सारे सेक्टर्स का बता सकता हूं, बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बता सकता हूं क्या क्या हो रहा है, लेकिन इतना शायद समय नहीं होगा। दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे देखो ऐसा है भैया, यहाँ पे वो ऐसा
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है और लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातचीत चल रही है। मैं तो आश्चर्यचकित होता हूं जब भी कोई कांग्रेस का ऐसा प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करता है, तो मुझे बड़ा मन में आश्चर्य होता है कि क्या वो भूल गए, आंखें बंद करके तो नहीं बैठे हैं, या कम से कम क्या है, प्रॉपरली देखना तो चाहिए। भारत में वो स्थिति थी कि यहां पे आतंकवादी सड़कों पे दौड़ लगाते थे, और सड़कों पे दौड़ लगाते बिल्कुल, हुए मैं इस सवाल पे भी ज़रूर आऊँगी। मैं चाहूँगी प्रदीप जी इस AK सवाल को ही आप 47, जल्दी से कंप्लीट करें। ठीक है, मैंने तो काफी हद तक कंप्लीट कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर पे आप कुछ पूछना चाहती है मेरे ख्याल से, और मैंने शायद पहले ही बोल दिया। ठीक है, बिल्कुल, आप पूछिए नहीं, पूछिए। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर से नहीं, जो सांप्रदायिक हिंसे जो हो रहे हैं, इन्हीं से संबंधित है। लेकिन मेरा मिराज जी आपसे सवाल होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो हल्ला बोलती है महंगाई को लेकर, और भाजपा भी कहती है कि सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है, तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप जो है वो हमेशा लगते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी ऐसा क्या कारण है कि ये बेरोजगारी जो है, ये गरीबी जो हम देखते हैं भारत में, वो खत्म नहीं हुई है, या फिर यूं कहे कि कम नहीं हुई है? श्वेता जी, मैं आपकी बात का एक-एक बात का जवाब देना चाहूँगा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनकी भी बातों का इन्होंने एक ज़िक्र किया चिप का, तो चिप से मुझे फ़ौरन याद आ गया कि 2000 के नोट में चिप हम लोग को बताई गई थी कि वो जो है ज़मीन के गड्ढे के अंदर बिगाड़ दोगे, तरह-तरह की बातें उधर ही से आती हैं। अब आप बात कर रहे हैं बेरोज़गारी पे कि कांग्रेस के समय में भी थी, फिर राजीव जी का ज़िक्र किया। राजीव जी का ज़िक्र इन्होंने जब करा और ये बताया कि प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने राष्ट्रीय संदेश में ये बात कही कि एक इतना हिम्मती प्रधानमंत्री जिसने सच को स्वीकार किया कि अगर करप्शन हो रहा है, आप शर्मा रहे होंगे, लेकिन हमें गर्व महसूस होता है ऐसे प्रधानमंत्री पर जिसने इतने बड़ी सच्चाई को कबूल करा कि हाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर हम 1 रुपया भेजते हैं, आज क्या है? नहीं बताया जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। राफेल क्या है? नहीं बताया जाएगा कि राफेल में कितना घोटाला हुआ, किसने-किसने पैसे खाए। नहीं बताया जाएगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। हमारे समय में अभी आपने इन्होंने टीकों का ज़िक्र करा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना काल में ऑक्सीजन आना थी, कहाँ से आई थी? किसके समय में वो प्लांट स्थापित किए गए थे? क्या मोदी जी के समय में? पिछले 8 सालों में ये सारे काम हुए हैं। ये कांग्रेस जो इनसे सवाल पूछती है, वो इस बात पे पूछती है कि भाई आपने दावे करे थे। आप इन दावों पर आए हैं। आपके पिछले 2014 से पहले के नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के भाषण सुन लीजिए, उनकी वीडियोज़ वापस मंगवा लीजिए, और आज जो स्थिति है, स्मृति ईरानी एक मंत्री हैं, उनकी आप इस तरह की चीज़ विराज जी की आवाज चली गई शायद। श्वेता जी आपकी भी आवाज चली गई है। आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल अब आ रही है। तो हमने 70 साल किया जी, है, जी, आ रही है। हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है, जो अच्छाइयाँ हैं वो भी हमारी, जो नाकामियाँ हैं वो भी हमारी। लेकिन हमने कभी भी ऐसे दावे नहीं किए। आप बताइए, कांग्रेस के किस प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की गारंटी ले ली हो? और क्या अगर आपने गारंटी ली थी, तो क्या वो सतह पे उतरी? 6 साल हो गए, और आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चालाकियाँ मिल जाती हैं आरएसएस की तरफ से। ये लोग सिखा दिया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। मेरा जी, मैं बार-बार आपसे जानना चाहूँगी कि ये आरएसएस का ज़िक्र क्यों? महँगाई और बेरोज़गारी में आरएसएस का क्या हाँ, लिंक? हर आरएसएस कहाँ चीज़ से आ में गई इसमें? आ गई है, क्योंकि बिना आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी निल है। भारतीय जनता पार्टी निल है। एक-एक चीज़ उनके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता किसकी देन है? मैं कुछ राजनाथ जवाब सिंह दे से सकता हूँ? लेके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये किसकी देन है? कहाँ से आए हैं? सब आरएसएस से निकले हुए लोग हैं, और इनके आईटी सेल में बैठे हुए लोग, इनके पास कंटेंट से लेके
हर चीज जो भी आती है आरएसएस प्रोवाइड कराता है, आरएसएस इनको बताता है। आपको आपको ये भी मालूम है, मैं आरएसएस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है वो इन दावों पर आई थी, और बड़े बड़े दावे, 15 लाख रुपए। तो इस तरह के जो झूठे दावे, और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, हमें इस पर आपत्ति है। सच को स्वीकार करिए। हिम्मत थी राजीव गांधी में सच को स्वीकार करने की, आज के प्रधानमंत्री में है कि वो सच स्वीकार कर सकें? क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से आज तक इस देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और क्या भ्रष्टाचार में सच कमी आई है? अगर अगर कम नहीं कमी हुआ, अगर खत्म नहीं हुआ, क्या कमी आई है? बिल्कुल नहीं। राफेल, कमी को छोड़ दीजिए, खाली एक राफेल उठा लीजिए, खाली। और नोटबंदी, इतना बड़ा स्कैम निकलेगा ना, जब भी इसकी जांच होगी, तभी तो होगी। बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के। और फिर मैं कहूंगा, इनके जितने नेताओं के जो भी चीज जहां सेटल करनी थी, ये जो कार्यालय बने हैं ना, करोड़ों करोड़ों रुपए के जिले के कार्यालय, वो कहां से बने, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजीव गांधी पे इल्जाम लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, राजीव गांधी ने इतना बड़ा सच स्वीकार करा। ये हिम्मत एक सच्चे व्यक्ति में, सच्चे नेता में हो सकती है कि वो ये एक्सेप्ट करे। कहां नहीं होता है भ्रष्टाचार? लेकिन ये लोग बता देते हैं हमारे आते हैं भ्रष्टाचार 100 दिन में गायब हो जाएगा, हम सब गायब कर दें। कर दिया क्या? और क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तो नहीं कह सकते ना कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो जहां हो रहा है ठीक है उसकी प्रदीप कार्रवाई। जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, मिराज जी, प्रदीप जी, आप जल्दी से इस पे अपना कमेंट करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। पहली चीज, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बातचीत हो रही थी, मैं पूरे गर्व के साथ बोलता हूं और मिराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करी। इन्होंने जितनी भी बातें कही, हो सकता है इन्होंने बुराई करने के लिए बोली हो, लेकिन उनका आशय जो निकल के आता है वो एक ही निकल के आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक थिंक टैंक है, और इस समय पे भारत का सबसे बड़ा थिंक टैंक बना हुआ है, जो कि लोगों के पास में अपने विचार पहुंचाता है, जिससे सरकार भी इंफ्लुएंस हो सकती होती है। मैं खुद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिलोंग करता हूं, और मुझे पूरा गर्व है इसके ऊपर कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिलोंग करता हूं, क्योंकि जब से मैं इस धरती पे मैंने कदम रखा और स्कूल जाना शुरू किया, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे एक ही चीज सिखाई है, भारत हमारा देश है, हमको अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। और शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं होता मैं, तो ये नहीं सीख पाता। ये सीख जो है वो हर भारतीय के लिए आवश्यक है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये बोलता है कि जिसने अपने मुस्लिम विंग भी बना रखे हैं, उसके अंदर मुस्लिम भी आ सकते हैं। कोई मुझे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए इंडिया के अंदर जो कि ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके अंदर कोई हिंदू जो है वो घुस भी पाता हो, उसके अंदर घुसने की हिम्मत भी कर पाता हो। यहां तो स्टेज के ऊपर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम होते हैं, वहां स्टेज के ऊपर झंडा वंदन करने में यहाँ पे हमारे यहाँ बोहरा भाई और शिया और जो सुन्नी भाई हैं, वो वहां पे क्या है मौजूद रहते हैं और वो झंडा वंदन करने को तैयार रहते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ये तो क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। कोई ऐसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है श्वेता जी इंडिया के अंदर जिसके अंदर कोई भी हिंदू अंदर दरवाजे के अंदर प्रवेश भी कर सकता हो? नहीं है, एक भी एग्जाम्पल नहीं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना बड़ा थिंक टैंक है ना। अब आते हैं इसके ऊपर के जो ये बोल रहे थे बड़ी तारीफ की बात है एंड ऑल दैट। देखिए क्या है कि इनके नेता हैं, इनको तारीफ करनी चाहिए, मजबूरी है। लेकिन मैं एक चीज ऐसा बोलूंगा कि इतनी मजबूरी क्या जो आप सच्चाई पैसे क्या है कि बिल्कुल छुपा के बैठ जाए, है ना। कोई भी अगर नेता राष्ट्र के नाम संदेश में अगर अपनी मजबूरी बताता कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, है, उसको कैसे अच्छा मानते हैं ये खैर यही जाने, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन इतना जरूर कमेंट करना चाहूंगा कि पहले जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था उस समय पे, तो मैं जब ट्रेन में ट्रेवल करता था तो सवेरे सवेरे दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों में जब ये ट्रेन रुकती थी तो बाहर देखता था तो लोग नग्नावस्था में दिखाई पड़ते थे वहां पे। जो रेलवे ट्रैक है ना उसके दोनों साइड गांव की तो क्या परिस्थिति थी। मैं ये बोलता हूं कि अब ये बोलते इनके कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत जगह पे आज भी हमने देखा है।
मैं बोलता हूं कि एक प्रधानमंत्री को भारत के अंदर आने के बाद में ऐसा कैंपेन चलाना पड़ा कि भारत की जगह जगह पे टॉयलेट्स बने। 60 साल जिसकी तारीफ कर रहे हैं, आप राष्ट्र को एक टॉयलेट तो दे नहीं पाए। सड़े हुए रोड हमारे यहां पे खुले में जाते हुए, यानी ओपन डेफिकेशन जिसको बोलते हैं, ओपन डेफिकेशन में जाते हुए, खुले रोड पे, खुले खेतों में जाते हुए लोग, मल त्याग करने के लिए जाते हुए लोग, क्या बना के रख दिया। एक्सेप्टेंस आ गई थी भारत के अंदर हम लोगों को कि यहां का कुछ नहीं हो सकता। आज पहली बार हमारे दिमाग में, हमारे क्या बोलते हैं, आंखों में एक चमक है, जो हमको ये महसूस हो रहा है कि भारत में बहुत कुछ हो रहा है और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या स्थिति थी आप देखो, गुजरात में वहां पे जगह जगह बम लगा दिए, जगह जगह AK-47 लेके लोग दौड़ लगाते थे। यहां पे मानव बम, ये स्कूटर बम, कार बम, कौन कौन से बम। आज के समय में आपको कोई मानव बम दिखाई पड़ता है इंडिया के अंदर है? आज के समय आपको कोई AK-47 लेके दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता ना। आपको यहाँ पे जो कार बम और ये सब चीजें दिखाई पड़ रही है क्या? और उसके बाद भी अगर कोई बोले कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, ठीक है, अपोजिशन है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही भैया, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? कांग्रेस का पक्ष कैसे रख पाएंगे आप बताओ श्वेता जी? पक्ष तो रखना जरूरी है। तो मैं मिराज वली जी की जो मजबूरियां हैं उनको अच्छी तरीके से समझता हूं। मिराज जी, आपकी मजबूरियां हैं, आप देखिए, आपको बोलना है पक्ष में, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन क्या है कि सच जो है, आपका हृदय जो है वो स्वीकार करता है। सच जानता है कि लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, सच जानता है कि करप्शन लेवल नीचे गया है, ये भी सच जानता है कि हम गरीबी नहीं हटा पाए, इनको बेसिक से काम करना पड़ रहा है। ये भी सच जानता है कि अगले 5 साल के बाद में कांग्रेस धीमे धीमे खत्म होती जा रही, जनता भी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आगे भी कुछ करने के लायक नहीं है। बुरा मत मानिएगा मिराज जी, सबसे पहले तो अपनी पार्टी में लोगों को समझाइए कि राष्ट्र के अंदर आप लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं, आपके नेता जो हैं वो लोगों से हटते जा रहे हैं दूर, क्योंकि लोगों को सत्य समझ में आ गया है। भारत की जनता को आपने इतनी निरीह स्थिति में रखा, आज वो जनता पढ़ लिख गई है, वो समझ गई है कि ये सब जितनी की बातें बुराई कर रहे हैं वो सब गलत है। बोलिए मिराज जी। जी मेरा जी जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर अगला क्वेश्चन। श्वेता जी, इतना सब कुछ हमारे भाजपा के प्रवक्ता को 2014 से पहले रेलवे ट्रैक के किनारे साहब नंगे इस तरह से नजर आते थे ना, तन पे कपड़ा नहीं होता था। 14 के बाद सब सुधर गया भाई साहब, 14 के बाद तो बस आप बिल्कुल पूछिए टॉयलेट बनी ना भैया कि अभी जब आप अपने अपने स्टूडियो से, अपने घर से निकलिएगा ना, तो जापान की तरह आपको सड़कें मिलेंगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब मैंने बात करी ना, तो इन्होंने जैसे ही कहा कि हाँ ठीक है, आपने माना वो थिंक टैंक है, निगेटिव थिंक टैंक है। देखिए, आरएसएस की स्थापना और आरएसएस की शुरुआती झूठ पर टिकी हुई है। पूरी शुरुआत क्या लिख के दिया था इन्होंने चिट्ठी में जब बैन किया गया था? कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, और पूरी राजनीति में है, पूरी राजनीति में। अभी इन्होंने स्वीकार किया कि आरएसएस के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। खुल के आइए ना भाई साहब, मुस्लिमों की बात थे। खुल के आ गया हूं, मैं तो बोल रहा हूं खुल के। तो फिर क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? लिखित में क्यों दे दिया था कि हम सियासत में कभी नहीं आएंगे? झूठ से हुआ है। ठीक है विराट वली जी, अभी आरएसएस के ऊपर बात नहीं हो रही है, अभी आरएसएस एक जवाब दे सकता हूं मैं। करें। कोई व्यक्ति, मैं 10 अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हो सकता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक थिंक टैंक है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से निकले हुए हैं, बिल्कुल सत्य है, कोई नहीं छुपाता है। कौन मना करता है कि नहीं है? किसी नेता ने, नरेंद्र मोदी जी ने कभी बोला कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं रहा? जब हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो बाकी क्या समस्या है? हम तो खुल के बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होना। मैं, और ऐसा नहीं है कि मैं था, मैं आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हूं, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर सकता हूं। लॉ में लिखा हुआ है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होने के बाद में आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, कहां लिखा हुआ है ऐसा? और आप कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है या कांग्रेस के दूसरे लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ऐसा आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होना और पॉलिटिकल पार्टी में होना दोनों अलग चीज है। ये क्या है? गलत बात है। ये पता नहीं कहां कहां से सीख सीख के आते हैं। मैं तो एक चीज ये बोलता हूं, कांग्रेस के अंदर लॉजिक क्यों नहीं बचा हुआ है?
ये आरएसएस के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उनको पीछे पड़ना भी नहीं आता ढंग से। हाँ, पूरी राहुल गांधी के पीछे पड़ती है और आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि राहुल जी को हल्के मत लो। अब वो कांग्रेस देखो चर्चा क्या है, वो आरएस गुजरात जाते मेराक्षी हैं प्रदीप तो जी, हंसी के पात्र मेराक्षी बन जाते प्रदीप हैं। जी, अभी राहुल जी अभी की बात अभी मत जो करिए, हमारा वरना मुझे हंसी टॉपिक आने है, लगेगी। नहीं नहीं, अभी अभी जो टॉपिक है, देखिए वो कह रहे हैं कि आपके नेता की अगर आप बात करेंगे उन्हें हंसी आ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्दे को हम उसी पे रखते हैं, महंगाई और बेरोजगारी पे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आरएसएस, पीएफआई, इन सारी चीजों पे अगर हम जाते हैं तो डिबेट जो है वो कहीं से कहीं चली जाएगी। तो जो मुद्दा है, मैं चाहूंगी आप दोनों बिल्कुल उसी पे अपना फोकस करें। मेरा प्रदीप जी आपसे ये सवाल होगा, सत्ता पक्ष से ही मेरे आज तीखे सवाल होने वाले हैं। मेरा सवाल आपसे ये होगा, कांग्रेस ये भी हमेशा आरोप लगाती है प्रधानमंत्री सिर्फ घोषणा करते हैं, उसे पूरा नहीं करते। सरकार की घोषणाएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी। सरकार की एक ये घोषणा थी कि अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दिया जाएगा। दूसरी एक घोषणा थी कि 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दोगुनी कर दी जाएगी। विदेश से काला धन वापस लाया जाएगा। सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जो देने हैं, हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। क्या ये सारी घोषणाएं जो हैं पूरी हो चुकी हैं, होने वाली है, या क्यों विलंब हो रहा है इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चीज विजन जो है वो हमेशा बड़ा होता है और सोच बड़ी होती है। हमेशा ये आवश्यक नहीं होता है कि 100% चीजें पूरी हो जाए, है ना। कोशिश जो है 100% की होनी चाहिए और वो पूरे हृदय से होनी चाहिए। प्रयास जो है पूर्ण रूपेण होना चाहिए और ये जनता मान रही है। अगर जनता नहीं मान रही होती तो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत थोड़ी होती अभी, है। तो जनता अच्छे से समझ रही है कि काम हो रहा है। आपने बोला कि नौकरियां दी जाएंगी। यहां पे जब नौकरी देने की बात आई तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, हमको कंपनीज चाहिए होंगी, हमको इंडस्ट्रीज चाहिए होंगी। ये इंडस्ट्रीज कैसे कर पड़ेंगी? आज अगर हम लोग किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करते हैं भारत में, उसको जमीन देते हैं, तो यही कांग्रेस के लोग आके खड़े हो जाते हैं, बोले आप साहब क्या है कि लोगों को, गरीब जनता को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करो। अरे साहब, एक इंडस्ट्री को खड़ा नहीं होने देंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? आज क्या है, सोशलिस्ट जो सिस्टम है, रशिया पूरी तरीके से निपट गया, बर्बाद हो गया। चाइना ने शुरुआत करी थी तो सोशलिस्ट सिस्टम से शुरुआत करी थी, लेकिन आज के समय में कैपिटलिस्ट पे उतर आया ना वो भी। तो ये सोशलिस्ट सिस्टम के सरकार वो फैक्ट्रियां खड़ी करेगी और सरकार नौकरी देगी, ये तो पूरी दुनिया में फेल हो चुका। और ये कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी जो है, जिसके बारे में अभी कांग्रेसी सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, वो कौन कौन लेके आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे कि भारत में सरकार का काम जो है टैक्स लेना, लोगों की भलाई के लिए उसका उपयोग करना। उस सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। ये शब्द मेरे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शब्द हैं ये। तो सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दूसरे शब्द बताता हूं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उनका दूसरा शब्द ये हुआ करता था, वो ये बोलते थे कि डिसइन्वेस्टमेंट जिस तेजी से होना चाहिए, हमारे मंत्री हैं हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इतनी तेजी से डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज वही कांग्रेस क्या बोलती है? ये इन लोगों ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, फलाना बेच दिया। तो क्या है कि देखिए, सत्ता में आप रहते हैं तो आपका रूप कुछ और रहता है। आप जब क्या है कि विपक्ष में बैठ जाते हैं तो जो चीजें आपने शुरू करी थी, हम तो तारीफ कर रहे हैं उसकी, कि आपने कुछ अच्छे भी काम किए थे, डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अच्छी लेके आए थे, लेकिन आप खुद ही उसके पीछे हट गए, खुद ही उसकी बुराई करने लग गए। राहुल गांधी अगर सबसे ज्यादा आज की डेट में किसी चीज की बुराई करते हैं ना, तो डिसइन्वेस्टमेंट की बुराई करते हैं। अब देखो, भारत जोड़ो तोड़ो जो भी यात्रा थी ना, उसके अंदर क्या चल रहा था, है कुल मिला के उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकार की बुराई चल रही थी। जबकि राहुल गांधी अगर ये विजन लेके आते कि हम भारत के लिए क्या कर पाएंगे, आज तक देखिए भारत के अंदर एक चीज नहीं हुई जो आज हुई, और उसका मुझे हृदय में दुख होता है। जब भी कभी कोई भी अपोजिशन का लीडर इंडिया से बाहर जाता था, भारत से बाहर जाता था और जाके बात करता था, भारत में हम कितना भी लड़ लेते थे, आपस में कितना भी झगड़ लेते थे, लेकिन जब बाहर भारत से जाते थे तो हम बोलते थे भारत में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ है, लेटेस्ट की खबर बता रहा हूं आपको। राहुल गांधी जी जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं तो वहां पे जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो वक्तव्य में सरकार की बुराई करी। और मजेदार बात यह है कि उसको पूरा वीडियो अगर आप सुनेंगे ना, तो वहां पे
जो क्वेश्चन पूछ रहा था उनसे उसका जवाब तक नहीं दे पाए वो। उनके पास बुराई करने के अलावा उनसे पूछा गया कि आप क्या अच्छा करना चाहते थे, कोई जवाब नहीं था उनके पास में। बोले नहीं मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा। क्या मजाक है, क्या चल रहा है, कैसी सर कैसे अपोजिशन है। मैं तो ये बोलता हूं कि भारत में ये अपोजिशन सच में खत्म हो जाना चाहिए। ये खत्म हो रहा है, सच में खत्म हो जाना चाहिए। पहले मैं ये बोलता था कि अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का अपोजिशन नहीं चाहिए जो भारत की ही बदनामी दूसरी जगह करके आता है। अरे अपना मामा, हम ऐसा बोलते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, अपना मामा चाहे काना भी हो, लेकिन हम जब किसी और के पास जाएंगे उसको सामने बोल देंगे हम भले, लेकिन कहीं और जाएंगे तो ये हमारे मामा जी हैं, उसको कभी भी काना नहीं बोलेंगे। घर के अंदर बैठे होंगे तो मामा जी आपकी आंख चली गई बोल देंगे, लेकिन घर के बाहर निकल के कभी नहीं बोलेंगे। ये जो राजनीति का स्तर है वो बहुत नीचे आ चुका है। इस प्रकार की राजनीति जो है इसको रोकना चाहिए। आप जैसे अच्छे लोगों को कांग्रेस में बोलना चाहिए कि कृपया करके बाहर जाके बदनामी मत करो। बाहर जाके आप चाइना में जाके कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो सिग्नेचर करके, और किस चीज का, सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास करने का। ये हम लोगों ने इल्जाम लगाया था राहुल गांधी जी के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, सांप सूंघ गया उनको। अरे भाई साफ सुथरे थे, हम तो बोल रहे सबूत देने को तैयार हैं, लेकिन भारत में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना है, वरना इनको सजा होनी चाहिए थी। भारत में ऐसे कोई परिस्थिति नहीं आई कि एक पार्टी जाके सिग्नेचर, एक आप एक देश के नाते जब आप रूल कर रहे होते हैं उस समय जाके आप बिल्कुल वहां पे मीटिंग कर सकते हैं और उनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर। एक पार्टी कैसे एग्रीमेंट साइन कर सकती है, और वो भी ऐसा कि हमारे यहाँ की हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास करेंगे। और राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली उसके ऊपर। हमने बोला हम सबूत देंगे, राहुल गांधी जी मना करें, नहीं मना किया उन्होंने। ऐसे लोग, ऐसे विचित्र लोग जो कि भारत के लिए नासूर बन गए हैं, इन लोगों को सच में एक बताऊं आपको, अपोजिशन में नहीं रहना चाहिए। धीमे धीमे कांग्रेस जो है ना खत्म हो जाएगी, और होना ही चाहिए। श्वेता जी। जी, बिल्कुल। तो मीराची, जो हमेशा कांग्रेस सवाल उठाती आई है 15-15 लाख रुपए का या 2 करोड़ नौकरियों का, उन सारी चीज़ों के 15 लाख लिए मिल गए, बीजेपी मिल से गए 15 लाख मुझे। जी, अब हो गई बात श्वेता जी, खत्म हो गई सारी बात। हाँ इसीलिए 15 कहता हूँ लाख मिल गए, मैं बताऊंगा कैसे मिले। इसी भाई ये बता देंगे, ये बता देंगे। आपके खाते में आए 15 लाख? हर व्यक्ति को मिल गया, आपको भी मिला। हाँ, हमें भी मिल गया आपको है, भी मिला, हमें भी मिल गया है। बहुत बढ़िया। इसीलिए बिल्कुल। कहता हूँ कि बिल्कुल। अब तो भारतीय देखिए जनता भाजपा ने जी, अब तो भाजपा की तरफ पार्टी से कहता ये भी हो गया कि 15-15 अरे लाख नहीं, मिल गए हैं अब नौकरियों का, नहीं नहीं उन्होंने नहीं, आपको बता दिया श्वेता कि जी, श्वेता जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार तो होगा। पूछिए, जी। ये तो पूछिए कैसे 15 मिला। लाख रुपए आ गए हमारे खाते में। अब आप बिल्कुल आ समझ गया, लीजिए, अरे ये है बिल्कुल आ भारतीय गया जनता साहब। पार्टी। इतना देखिए झूठ बोलेंगे, भारत का, इतना झूठ एक बोलेंगे। मिनट, एक सेंटेंस में जवाब दे सकता हूं आपको इसका। चलिए, चलिए एक बार सुन एक लेते हैं। सेंटेंस, जी एक प्रदीप जी, सेंटेंस, कैसे है? जी बताइए, बिल्कुल बताइए। एक सेंटेंस। देखिए कैसा है, बहुत देर सुन भारत रहे के हैं। लोग भिखारी नहीं है कि हमारे नहीं, अकाउंट में बिना कुछ काम करे हुए आप 15 लाख डाल दो। आप घुमा भारत दिया। का विकास करो। आज हमारे यहाँ पे जो रोड बने हैं वो हमारे 15 लाख हैं। हमारे यहाँ जो टॉयलेट बनी है वो हमारे लिए 15 लाख हैं। हमारे हाँ, यहाँ वाह, जो मकान बन रहे हैं वो भाई, हमारे लिए 15 लाख है। हमारे भारत की इकोनॉमी जो बढ़ रही है वो हमारे लिए 15 लाख है। वाह, हमारे भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है वो हमारे लिए 15 लाख है। 15 लाख रुपए, क्या बात हमको, है। वाह, आपको, भारतीय हमारे जनता भारत की पार्टी। हर जनता को 15 लाख मिल गए। ये भिखारी नहीं है अजीब। हमारी भारत की जनता। हाँ, सही बता रहे हैं। तो फिर काहे के लिए बिल्कुल, वादा चलिए किया था? अगला सवाल, बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए अगला सवाल करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देश का जो डेवलप हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय भाजपा हो, जनता कोई भी पार्टी हो, उसके भारतीय लिए जो जनता है देश सर्वोपरि है। पार्टी जी, बिल्कुल, जी, मेरा अगला। जी, जी, कंप्लीट करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भाषण में सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं कि वो फलानी जगह एम्स बन गया 95%। हमारे जब सांसद वहां पहुंचते हैं तो वहां खाली जमीन मिलती है। इतना बड़ा झूठ कोई राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं बोल सकता है। जितना बड़ा झूठ, जितना साफ झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बोल सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी, बड़ा गर्व की बात करते हैं ना। अभी चंद दिन पहले सार्वजनिक मंच से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झूठ बोला और बताया कि एम्स का जो है 95% काम पूरा हो चुका है। अगले दिन हमारे जब सांसद वहां गए कि भाई पता करें कहाँ काम कंप्लीट हो चुका है, तो आपने भी देखा होगा और आपको भी मालूम होगा श्वेता जी, उस जमीन का क्या हाल है और वहां कितना काम, कितना निर्माण हो चुका है। इस स्तर का झूठ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। और इतना साफ झूठ देख लीजिए किस तरह से 15 लाख रुपए हमारी जेब में डाल दिए, के बता दिया गया कि ये निर्माण हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं के अलावा कोई नहीं कर सकता है, किसी सियासी दल की हिम्मत नहीं। और ये बार बार बात कर रहे हैं कि विपक्ष मुक्त हो जाना चाहिए, यानी विपक्ष मुक्त मतलब कांग्रेस मुक्त, मगर इनके संघ प्रमुख तो यही कह रहे हैं कि राहुल को हल्के में मत लो। जितना हल्के में ले रहे हो ना, देश की जनता उतना ही उसका समर्थन कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो रही है। संघ को भी समझ में आ गया है। संघ भी कह रही है कि भाई महंगाई की बात करो, संघ भी कह रही है बेरोजगारी की बात करो, ये कब तक चलाते रहोगे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इससे बाहर आओ। अब संघ ने इशारा किया है तो धीरे धीरे देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता ने एक इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता से कहलवा लिया ना, नाथूराम गोडसे कहलवा लिया ना, यही होगा, लगवा लिए ना तिरंगा। मेराज जी थोड़ी देर पहले अभी आप आरएसएस के अगर ऊपर आप गांधी तंज जी कस के ऊपर रहे थे और अभी इसके आप ऊपर चर्चा संघ की करते तो मैं तारीफ जवाब कर देता, रहे लेकिन ये हैं। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसका, श्वेता जी। जी, बिल्कुल, है मेरा ना? वही कहना है कि अभी मैं थोड़ी उसके देर ऊपर जवाब पहले दे आप सकता था संघ के बिल्कुल एकदम, ऊपर लेकिन डायरेक्शन तंज चेंज कस है। रहे थे, अभी आप खुद तारीफ कर रहे हैं। चलिए, आज का जो हमारा मुद्दा है वो संघ बिल्कुल नहीं है, फिर कभी हम संघ के ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। मेराज जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, हमेशा कांग्रेस कहती है कि भाजपा जो है वो अडानी-अंबानी की सरकार है, यानी कि अडानी और अंबानी के लिए काम करती है। उसी अडानी का स्वागत राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कर रही है। तो क्या अशोक गहलोत शीर्ष नेतृत्व से अलग हो चुकी है या उनकी बातों को नहीं मान रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी बातों को नहीं मानती है। स्वागत किया गया है वहां पे अडानी का। हाँ, किया गया होगा, मैं इस बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है वो चीज। मैं उस बारे में, जो चीज मेरी नॉलेज में नहीं, उस पर मैं नहीं, कोई स्वागत टिप्पणी, करना गलत नहीं है, अगर उन्होंने स्वागत किया तो सही किया है, मैं तो ऐसा बोलूंगा। सही या गलत वो इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये जो आपने बताया है ये मेरी नॉलेज में नहीं है। होगा तो जरूर उस पर जवाब दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी भाई ने कहा ना कि हम जो है इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं, हम कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते नहीं, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ दो लोगों के साथ कर रहे हैं, किसके अडानी साथ और में कर रहे हैं? मोदी। आ जाइए ना, कहीं कहीं। वही सवाल किया है मिराज जी मैंने, वो आपके नॉलेज में नहीं है, वही तो मैंने आपसे सवाल ये तो किया, क्योंकि परेशानी है। अडानी ने राजस्थान में इन्वेस्ट किया है और फिर अशोक गहलोत सरकार वहां स्वागत कर रही है। अगर भाजपा उनके लिए कार्य कर रही है तो क्या अब अशोक गहलोत भी उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अशोक गहलोत एक निष्ठावान कांग्रेसी हैं और वो अपने प्रदेश को बढ़ाने के लिए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो अपना योगदान दे सकते हैं वो देंगे, और एज ए कांग्रेसी देंगे। अशोक गहलोत जी, जी, उनकी अगर पूरी, कांग्रेस अगर स्वागत करे तो वो निष्ठावान, अगर भाजपा अगर स्वागत करे इन्वेस्टमेंट पे तो उन पे आरोप, ऐसा क्यों? ये दोहरी नीति क्यों? नहीं, कोई दोहरी नीति नहीं है। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप किसी को मत दीजिए, मगर किसी एक या दो को सब कुछ मत दे दीजिए। किसान आंदोलन आप भूल गई क्या श्वेता जी? किसने बोल किसान, दिया? भैया एक मिनट, मैं इसका थोड़ा सा एक सेकंड जवाब देना चाहूंगा, अगर आप मुझे परमिशन दे तो। जी जी, बिल्कुल। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें। जी। भारत, ये पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी कांग्रेस के राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं, सबसे ज्यादा लोन जो है वो इस पार्टी ने लिया, सबसे ज्यादा लोन जो है वो इसने लिया। सबसे ज्यादा लोन की मैं लिस्ट पढ़ता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा लोन है टाटा के पास में, उसके बाद में एचडीएफसी बैंक के पास में, इन्फोसिस के पास में, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास में, उसके बाद कहीं रिलायंस का और अडानी का नंबर आता है। पता नहीं कौन सी, देखो डेटा वेटा पढ़ते नहीं है। उनको तो सिर्फ क्या हो गया है कि दुश्मनी हो गई है, क्योंकि ये गुजराती हैं साहब, और हमारे एक प्रधानमंत्री गुजराती बैठे हुए, जातिवाद जो है और क्षेत्रवाद जो है इन लोगों की नस नस में भर चुका है कांग्रेसियों के। इस चक्कर में ये क्या है कि उनको टारगेट करते हैं। अभी देखो, इन्फोसिस वालों को कभी टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टारगेट करेंगे तो वो रिलेट कैसे करेंगे, है ना। सबसे ज्यादा लोन किसने लिया? बोले अडानी ने लिया। सबसे बड़ी कंपनी अडानी जी की है। कहां से है सबसे बड़ी कंपनी भारत में? डेटा उठा के देखिए, कहां लिखा हुआ है, कौन से डेटा में। मैं आपको सबके फिगर्स दे सकता हूं कि किसने कितना लोन लिया और कितना वो किया हुआ है और कितनी ग्रोथ है। ग्रोथ रेट में भी सबसे हाईएस्ट नहीं है, जबरदस्ती लगाए पड़े हुए हैं। अच्छा, मैं बोल रहा हूं चलो होती, क्या बुरा है? हमारे भारत का व्यक्ति है ना, हम बाहर से बुला के उसको तो नहीं बना रहे हैं। अभी आज के समय में, कांग्रेस के समय का अगर हम देखें तो भारत की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी कौन सी रही है मालूम आपको? हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स आप भी जानते होंगे भारत की कंपनी नहीं है। जब इनकी सरकार हुआ करती थी तब बाहर की कंपनियों की ग्रोथ तेज होती थी। अब
हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारत की कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स पीछे छूटती जा रही है। लोगों को बुरा लग रहा है। भैया ऐसा कौन सा रिश्ता है, बता दीजिए जरा। बिल्कुल, चलिए मेरा अगला सवाल होगा प्रदीप जी आपसे ही। कांग्रेस का ये भी एक आरोप है भाजपा के ऊपर कि जब से 2014 के बाद भाजपा सत्ता में आई है, सांप्रदायिक हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चरम सीमा पे पहुंच गया है। क्या देखिए, अब कारण है इसका? सांप्रदायिक हिंसा के केस जितने भी हुए हैं उनका अगर आप डेटा एनालिसिस करेंगे, है ना, पहली चीज तो यह है कि हिंसा की अगर हम बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स का मुद्दा रहता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर कहीं बिगड़ी है डेटा में, है, तो वो बिगड़ी है राजस्थान के अंदर। राजस्थान बहुत तेजी से नीचे की तरफ गया। राजस्थान में किसकी सरकार है वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और अगर आप ये प्रश्न बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सुधारेगी, तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का है ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का है। हाँ, अब ये बोले कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे क्या स्थिति है, तो अगर इसको भी कंपेयर करेंगे तो आपको देखेगा जिस जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है कंपैरेटिवली जो कांग्रेस की सरकार जहां जहां पे है उससे बेटर है। सिर्फ मैं बिहार की बात करूंगा कि बिहार में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। देखिए बिहार में कैसा है, नीतीश कुमार जी की सब सरकार हुआ करती, जब बीजेपी ने सपोर्ट किया था उसको उस समय पे, तो नीतीश कुमार जी की सरकार आने से पहले वहां पे स्थिति कैसी थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी। हम खुद भी जाते थे तो हमको डर लगता था कि वहां पे बिहार में पता नहीं क्या हो जाएगा। आज हम बिहार जाते हैं ना तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप डेटा में देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने कहा यार ऐसा कैसे भैया, ये तो डेटा में देखें तो बिगड़ती हुई दिख रही है लेकिन एक्चुअल में देखें तो वहां पे लोगों से जब मैंने पूछा तो उनका जवाब ये था कि भैया यहाँ पे एफआईआर ही नहीं लिखवा सकते थे, एफआईआर लिखवाने में डर लगता था। आज के समय जो डेटा दिख रहा है क्योंकि एफआईआर लिखी जा रही है इस वजह से डेटा दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जहां जहां पे मैं तो बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्टेट में होनी चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे भारत में सुधर पाए। और सांप्रदायिक बिल्कुल दंगे मिराज का जी, तो सवाल ही नहीं बिल्कुल। उठता जी। अभी आप देखिए, हैं, तबलीगी जमात का जिस समय केस आया था, इंदौर में रहता हूं मैं, इंदौर में देखो थूक रहे थे लोग, है ना, जो कार्यकर्ता जा रहे थे, है ना, जो कार्यकर्ता पहुंच रहे थे उनके पास में उनकी मदद करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उनको थूक लग रहे थे लोग। कैसे कैसे, मतलब क्या क्या बुद्धि है कि भैया एक आदमी तुम्हारा सपोर्ट करने वाला उसमें थूक रहे हो, गजब है, मानना पड़ेगा। और क्या तबलीगी जमात को उसके बाद में बिल्कुल सही किया गया। और आज के समय आप देख रहे हैं सिचुएशन क्या टाइट हुई है? ऐसे ही जो पीएफआई का आप देख रहे हैं, पीएफआई पूरे भारत के अंदर नेस्तो नाबूद हो गई। ये सारा जो किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बने, सब लोग प्रेम से रह पाए, भारत के अंदर प्रगति करिए, धंधे करिए, काम करिए अपने। ये क्या लड़ाई भिड़ाई करते रहना फालतू में, और लड़ाई भिड़ाई करेंगे तो देखिए सरकार छोड़ेगी, ये बात तो पक्की है। बिल्कुल मिराज जी, सीधे सीधे प्रदीप जी का कहना है कि ये सांप्रदायिक हिंसे की जो हम बात कर रहे हैं वो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन पहले रिटेलिएट नहीं नहीं, नहीं किया जाता था। आज भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं आज बोला आज भी कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, जहां सब कांग्रेस की सरकार है वहां सबसे ज्यादा है। अब आप क्या कहेंगे? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हो रही हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही जिन जिन प्रदेशों में आई वहां सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद आपको, सादर धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए पुलवामा अटैक पर भी। पुलवामा अटैक कैसे हुआ, उस पर क्या हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, कहां से आया इतना आरडीएक्स, इसका जवाब दीजिए। क्या वो भी स्टेट गवर्नमेंट का है मामला? क्या वो भी स्टेट गवर्नमेंट का आप बात करेंगे? कहां क्या है आपकी पुलवामा सांप्रदायिक नहीं हिंसा में देखिए, आता है? पुलवामा का सांप्रदायिक जो हिंसा में हादसा नहीं है आता वो है पुलवामा। सांप्रदायिक हिंसा में आता आपका है? सवाल शायद समझ में नहीं आया उनको। मैं समझ रहा हूं, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। सांप्रदायिक हिंसा हो या किसी भी तरह की हिंसा हो या आतंकवादी घटना हो, ये नहीं, सब लेकिन ये तो कांग्रेस ही कहती है ना, ये तो कांग्रेस ही कहती है कि सांप्रदायिक हिंसा जो है वो भाजपा के आने के बाद से बढ़ा है। और अगर आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ मिराज जी, 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें सेना को ऑर्डर नहीं दिए गए थे कि वो कुछ कार्रवाई कर सके, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं था। तो जो मुद्दा है, मैं चाहूंगी आप मुद्दे पे ही रहे, क्योंकि एक के बाद एक अगर हम मुद्दों पे अगर जाते हैं तो बहुत सारे हाँ, सवाल और तथ्य सामने आएंगे। तो सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर आप जवाब दीजिए कि 2014 के बाद से प्रदीप जी ने बता दिया कि जहां भाजपा की सरकार है वहां तो सब ठीक है, लेकिन जहां कांग्रेस है
वहां पर बढ़ रही है, तो इसके ऊपर आप अपना पक्ष रखें। बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं, ये डेटा देख लीजिए भाई। वो डेटा वगैरह सब देख लेंगे, वो सब चीजें हो जाएंगी। और आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप प्रस्तुत कर लेंगे। मैं बता रहा हूं बार बार, आप जैसा बता रहे हैं ना कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जहां कांग्रेस की सरकार है, आ गई है, वहां सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ गई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां सब कुछ बढ़िया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बहुत बढ़िया है, सांप्रदायिक हिंसाओं में कमी आ गई। इसके मतलब जितनी सफाई से आप लोग, मैं उसका उत्तर ही नहीं हो पाएगा, जितनी सफाई से आप लोग झूठ बोल के निकल जाते हैं उसका कोई तोड़ नहीं। ये भाई वाकई। साहब, आप देखिए सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठा हूं, जवाब दीजिए। मैं तो डेटा लेके बैठा हूं, आपको बोल रहा हूं साफ साफ। आप बोल रहे हैं साहब क्या आप झूठ बोल रहे हो, तो झूठ देखिए, मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप प्रूव करिए ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तो अपनी बात प्रूव कर रहा हूं, आप क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे? अच्छा, आपका ऐसा बिल्कुल बोलना होगा मीराज जी, कि ये प्रूफ मुझे कर आरएसएस, ये आप मुझे अपना आरएसएस ने पक्ष सिखाया रखिए, है। आप अपना पक्ष अगर रखिए। आरएसएस ने मुझे सत्य बोलना सिखाया है तो मैं आरएसएस का आभारी हूं उसके लिए। सकता सर, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। देखिए सांप्रदायिक हिंसा की ये कहाँ बात कर रहे हैं? राजस्थान में। राजस्थान की ये जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं नहीं उस नहीं, घटना, एक घटना का नहीं, सारी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, ओवरऑल डेटा की बात कर रहा हूं। सारी घटनाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में हो रही, उत्तर प्रदेश में कुछ करौली, नहीं। करौली में है ना, मैं आपकी ऐसे 15 गिना सकता हूं, ये तो बड़ी बड़ी हैं, 15 छोटी छोटी गिना सकता हूं, नहीं है उत्तर प्रदेश में, नहीं है भाई साहब, नहीं नहीं है, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मतलब मान सकते हैं, क्योंकि बल्कि यहाँ तो क्राइम नहीं हो रहा है, हाँ, क्राइम सांप्रदायिक रेट रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल रिड्यूस हुआ है। खत्म हो गया है। कहना शुरू कर दिए खत्म हो गया है, जब से आए हैं बाबा जो है सारा क्राइम खत्म हो चुका है। ये मत कहिए कि कम बिल्कुल हुआ है, साफ हो चुका है। बिल्कुल साफ हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी ही बोल सकती है, नहीं बोल पाएंगे, सच है। इसका कोई तोड़ हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसकी सफाई नहीं दे पाएंगे। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, आप अपना पक्ष रखिए कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, वो तो आपसे बुलवा रहे हैं कि नहीं है। नहीं नहीं, मैं अपना पक्ष ही रख रहा हूं कि जब से जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता श्वेता पार्टी जी, है। मिराज जी को धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए हमको। मैं तो कह रहा हूं ये क्वालिटी आप ही लोगों में है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, ये किसी में नहीं हो सकती। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश के किसी भी राजनीतिक दल में इतनी मतलब सफाई से झूठ बोलने की कला किसी कार्यकर्ताओं के पास नहीं है। चलिए अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि जहां भाजपा है, जहां भाजपा की सरकार है, वहां सांप्रदायिक हिंसे नहीं हो रहे हैं, यानी कि जहां कांग्रेस है वहां हिंदू मुस्लिम की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा की जा रही हैं। और मिराज जी ने भी जिस तरीके से बताया, अगला मेरा सवाल होगा, मिराज जी आपसे ही मेरा सवाल होगा, तुष्टीकरण की राजनीति, इसको लेकर हमेशा कांग्रेस के ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं। जी कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो तुष्टीकरण का अल्फाज है ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। और किसको ये तुष्टीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। क्या कहते हैं तुष्टीकरण? मतलब अगर सीधे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं इस तुष्टीकरण के अल्फाज से, कि अगर कोई सरकार, या यही कहते हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता, किसको तुष्टीकरण का क्या मतलब है आप बताइए ना। तो बताता हूँ, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। वही तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी अब पलट के कर रही है, तो उनकी नजर में वो तुष्टीकरण नहीं है। क्या मतलब तुष्टीकरण का जब अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? अगर एक वर्ग विशेष के लिए जो दबा कुचला है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, अगर उसके लिए कोई सरकार काम कर रही है या कोई भी राजनीतिक दल का नेता उसके पक्ष में बोलता है, तो इनको तुष्टीकरण नजर आता है। हर जगह इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर अजय सिंह बिष्ट जी, वो ये बात बोलते रहते हैं कि तुष्टीकरण हो रहा है। जिस भी नेता ने, अगर किसी भी सियासी दल के किसी भी नेता ने अगर किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लिए आवाज उठाई तो इनको तुष्टीकरण लगता है। लेकिन वही तुष्टीकरण पलट के ये अब कर रहे हैं 80 बनाम 20 का। किन लोगों के खिलाफ आप ये कर रहे हैं? 80 बनाम 20 का जो नारा दिया है, इस नारे के पीछे का मकसद क्या है? वो 20% लोग कहाँ के हैं? क्या
किसको लड़ाना चाह रहे हैं, ये जो नारे दे रहे हैं इनके पीछे का मोटिव क्या है, इनके पीछे का मकसद क्या है। आप समझिए 80-20 का नारा किसके खिलाफ है, क्या देना चाह रहे हैं आप समाज में, क्या आप फैलाना चाह रहे हैं, क्या परसेप्शन फैलाना चाह रहे हैं 80-20 का। वो जो 20% लोग हैं वो इस देश के नहीं है क्या, हमारी जो भी आबादी है हम इस देश के नहीं है क्या, जो खाते हैं जो कमाते हैं, कहां से खाते हैं, कहां से कमाते हैं, क्या करते हैं, क्यों इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जब भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी ये शब्द निकाल के लाती है, तुष्टीकरण 80 बनाम 20, देखो उनको संभालो वरना वो देश पे कब्जा कर लेंगे। ये सब कौन लेके आता है, भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। और भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आती है, वहीं से जहां शाखाएं चल रही हैं। मदरसों का अगर आप कराते हो वेरिफिकेशन, तो शिशु मंदिर का वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराते हैं, शाखाओं का क्यों नहीं कराते हैं, उन शाखाओं का जहां 2002 तक आपने कभी तिरंगा नहीं फहराया, आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। किस तुष्टीकरण से मतलब क्या है, किसको टारगेट कर रहे हैं, क्लियर करिए। अगर कोई भी आवाम अगर ये कहती है कि इतनी बड़ी आबादी अशिक्षित है, गरीबी रेखा के नीचे है, उसके लिए काम करना चाहिए, अपने देश के लोगों के लिए तो काम कर रही है। हम तो नहीं कहते हैं ना कि आप 80% लोगों के लिए काम ना करिए या हिंदू भाइयों के लिए काम ना करिए। अरे भाई सरकार किसकी है, क्यों इस तरह की बातें लेके आते हो, क्यों टारगेट करते हो एक धर्म विशेष के लोगों को और देश में नफरत फैलाने की बात करते हो। कौन मना करता है कि काम ना हो, पर्टिकुलर किसी जात के लिए काम ना हो, अरे सबके लिए काम हो। देश तरक्की तभी कर पाएगा जब सारे लोग, तो सारे धर्म के लोग होंगे, सारी जात के लोग होंगे, सारी बिरादरियों के, सारी भाषाओं के लोग होंगे, सारे स्टेट्स के लोग होंगे। ठीक उसी प्रकार जब आपका शरीर स्वस्थ तब रहता है जब सारे अंग स्वस्थ हो। एक भी शरीर का अंग अगर तकलीफ में होगा तो आपके पूरे शरीर को तकलीफ होगी, और ये बात सब जानते हैं। लेकिन खाली चुनाव महज जीत लेने के लिए इनके पास एक हथकंडा है। हर चुनाव में ये तुष्टीकरण का अल्फाज और सांप्रदायिकता की बात पे ही चुनाव जीतते हैं। चेतन जी मैं कभी जवाब देना चाहता हूँ इसका। भी दावों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कहीं कोई बात नहीं करेंगे। आप देख लीजिए गुजरात में चुनाव आ रहा है, शुरुआत हो गई वहां पर। क्यों, अभी अभी हमारे प्रवक्ता जी जैसे बात कर रहे थे ना कि वो AK-47 लेके गुजरात में लोग घूमते थे, किसकी सरकार थी, गुजरात में सरकार किसकी थी और अब भी किसकी है, वो भी कांग्रेस पे इल्जाम लगा देंगे। मतलब सेंट्रल में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी 2014 से पहले, तो स्टेट में जो हो रहा है। नहीं नहीं, आप दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं। टेररिज्म जो है, देखिए टेररिज्म जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, लॉ जी एंड ऑर्डर मिराज जो जी है को वो स्टेट मिराज जी को सब्जेक्ट। एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। जी जी आप कंप्लीट करिए, फिर प्रदीप जी मैं आपके पास आती हूँ। लेके घूमते थे और तमाम घटनाओं का जिक्र करा। गुजरात में सरकार किसकी थी, भारतीय जनता पार्टी की। गुजरात के पोरबंदर से लोग मुंबई पहुंच जाते हैं, इस गुजरात से गुजरते हुए आपने अरेस्ट क्यों नहीं करा, जो भी आतंकवादी आए थे। सारे आतंकवादी गुजरात के ही पोर्ट से क्यों आते हैं और आ जाते हैं, पूरा स्टेट क्रॉस कर लेते हैं। इनकी गलत गलत सरकार गलत। की है निरंकुश, कुछ नहीं करती। अरे नहीं नहीं, मैं जवाब दे सकता जी हूँ क्या जी चेतन मिराज जी? जी आप एक्चुअली कंप्लीट करिए, 10 मिराज जी देखिए, सेकंड्स में प्रदीप जी के हाँ पास मैं, आते हैं। जी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, तो उसको आप स्टेट का सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अभी आप स्टेट का सब्जेक्ट बता रहे थे। अगर गुजरात में AK-47 कोई बंदा टहल रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है, मैं कह जी रहा हूँ प्रदीप जी आप जवाब दीजिए, एक जी क्वेश्चन देखिए कई क्या बार है, हो गया है एक रिपीट। मिनट, जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनको। जी जितना भी टेररिज्म होता है इंटरनेशनल बॉर्डर से, जो भी टेररिज्म फैलाया जाता है वो सारा का सारा सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसको आर्मी देखती है। अगर कोई समुंदर के रास्ते आता है, ठीक है, तो वहां पे हमारी नेवी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करती है, ठीक है, क्योंकि देश की सुरक्षा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है।
लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, एक मिनट भाई साहब बोल दे दीजिए। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। पता नहीं इतना कंफ्यूजन क्यों है मेरा जी, थोड़ा सा आगे आप ध्यान करेंगे तो ये कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। नहीं, आपने जैसा बताया ना कि टेररिज्म की जो चीज है, अब मैं जरा सा, आप हिंदू मुस्लिम जो कर रहे थे मैं उसके ऊपर कुछ थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये तो खैर इसको एक्सप्लेन मत करिए, है ना, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा या फिर बाद में कभी। देखिए तो क्या है, इसमें अभी बहुत सारी बातें हो रही थी जी, हिंदू बिल्कुल मुस्लिम के ऊपर। नहीं, नहीं, कि भारत बिल्कुल में तुष्टीकरण एक तुष्टीकरण के मिनट, ऊपर बात हो रही थी, उस पे आप जवाब दें। तुष्टीकरण के ऊपर, ठीक, बिल्कुल। तुष्टीकरण में ऐसी बात उन्होंने रखी विराज जी ने कि, विराज जी कुछ बोल रहे हैं शायद। मैं बोल जी रहा हूँ मेरा जी कंप्लीट करें। कि आतंकवादी घटनाओं को कर रहा हूं, जो मैंने जिक्र गुजरात के पोरबंदर का करा, और अभी इन्होंने बता दिया फौरन कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म था भैया वो, आप थोड़ा सा इस बारे में स्टडी करिए। पूरा गुजरात घूम के आया है। वहां क्या कर रही थी गुजरात की सरकार? वो क्या हवाई, इंटरनेशनल टेररिज्म जो होता है वो सेंट्रल सब्जेक्ट होता है। की कह रहा हूं ना, बहुत बढ़िया तरीके से लोग घुमाते हैं, बहुत अब बढ़िया। एक अगर आगे बंदा के साथ में आया। मेराज जी जो अभी सवाल है तुष्टीकरण वाला, मैं चाहूंगी अभी आप तुष्टिकरण, मैं उस तुष्टीकरण पर पे थोड़ा सा रहें, फिर बोलना कभी चाहता और हूँ। हम टेररिज्म के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छी खासी सीरियसली डिबेट रखते टेररिज्म हैं। के ऊपर आप बोलिएगा जी बिल्कुल एकदम। देखिए मैंने तुष्टिकरण का जो सवाल है इसके ऊपर मैं कुछ ऐसी चीजें बोलना चाहता हूं जो कि भावनाओं से जुड़ी जी प्रदीप है जी, ना। उससे पहले मैं चाहूंगी जो एक सवाल किया था मिराज जी ने, आप उसका भी जरूर जवाब दें कि तुष्टीकरण जो शब्द है, इस शब्द के अंदर आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, यहाँ की मजहब विशेष को, और ये 80 बनाम 20 को लेकर भी जो आप लोग टारगेट करते हैं, जो इन्होंने एक सवाल किया, वही मैं दोहरा रही हूँ, उस पर भी जरूर जवाब दें। जी, देखिए क्या है, कांग्रेस ने शुरू से मुस्लिम्स को भारत के अंदर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जिस समय पे आजादी मिली थी उस समय पे भारत के अंदर जितने रहने वाले मुस्लिम्स थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है मिराज जी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो काफी अच्छी थी। कांग्रेस ने 60 साल में मुस्लिमों की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिल्कुल नीचे आ गई। आप देखो, कभी आप ऐसे एरिया में चले जाओ जहां पे मुस्लिम्स ज्यादा रहते हैं, उस एरिया में घुसते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुस्लिम एरिया है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वहां पे आपको जो स्थिति है घरों की, जर्जर स्थिति जो है, वहां पे नालियां बह रही हैं, वो सब दिखाई पड़ती थी। आज के समय में मैं देखता हूं मुस्लिम एरिया जहां पे मुस्लिम्स रहते हैं वहां पे पक्के रोड बने हैं। इससे पहले, और उस समय उससे पहले भी बनते थे पक्के रोड, हिंदुओं के एरिया में बनते थे, मुस्लिम्स के एरिया में नहीं बनते थे। देखिए आप एक चीज बहुत ढंग से समझिए, कांग्रेस ने 60 साल तक मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाने की कोशिश करी। बीजेपी सिर्फ ये बोलती है कि मुसलमानों को, मुस्लिम्स को भारत के अंदर वोट बैंक बनने की आवश्यकता नहीं है, हम सब एक हैं। भारत के अंदर जब भी हम हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं तो जितने भी लोग यहां भारत के अंदर रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। जितने भी मुसलमान थे, हम तो ये बोलते हैं साहब कि जितने भी मुसलमान हैं उन सबके पुरखे जो हैं वो, हम लोग हिंदू हैं, हमारा ही क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पुरखों के भाई बहन हुआ करते थे वो, लेकिन किसी दबाव के कारण कन्वर्ट हो गए, तो हमसे पराये कैसे हो गए? तो इनको बुरा लग जाता है, नहीं साहब हम पराये हैं, हम भारत के हैं ही नहीं, हम तो बाहर से आए। अरे यार, डीएनए तुम्हारा यहां का, कोई बाहर का डीएनए नहीं मिलता, ठीक है। जिनको बोलते हैं कि मुगल आ गए थे, मुगलों ने अपनी लड़कियां नहीं ब्याही यहाँ के मुसलमानों से। कोई एक एग्जाम्पल बता दो मुगल का जिसने अपनी लड़की ब्याही हो यहाँ पे। इतना प्राइड क्यों भैया? वो क्या बोलते थे मुगल, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, और हमने नहीं लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, मुस्लिम राइटर्स ने लिखा है। वो क्या बोलते हैं साहब कि क्या ऐसा है कि वो मुगल बोलते थे कि भारत में रहने वाले लोग नीचे थे। मुगलों का डीएनए एनालिसिस हुआ ना, कहां से मिलता है मालूम आपको? उइंगर मुस्लिम से मिलता है। उइंगर मुस्लिम जो चाइना में अभी जूते चप्पल खा रहे हैं, और उनके लिए कोई मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं है। आश्चर्य की बात है भैया, भारत के मुसलमानों को इंगर मुसलमानों की खूब पिटाई हो रही है, चप्पल जूते पड़ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं, दुनिया में किसी मुसलमानों को परेशानी नहीं। पता नहीं कैसे सोचते हैं भाई। और भारत में हिंदुओं से परेशानी है जो कि आपको अपना बोलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलती है कि भाई हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो सब क्या बोलते हैं, भारत के ही है अपने, हमारा सबका डीएनए एक है, आपको उससे भी परेशानी होती है। अरे भैया क्या बोला जाए आपके लिए जिससे परेशानी ना हो? कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। दिमाग में तुष्टीकरण किसी के भर गया तो हम क्या कर सकते हैं?
कोई बोलेगा नहीं साहब भारतीय जनता पार्टी हमारे अगेंस्ट में है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? आप ये बोलोगे भाई हम आपको फैसिलिटी देते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये सब बंद करो, फालतू की चीजें, हिंदुओं के खिलाफ भड़काना बंद करो। आप तो अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ ना, गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है, सब कुछ दे रही है, सारी फैसिलिटीज दे रही है, क्या समस्या है? पढ़ाइए अच्छे से। लेकिन आपको क्या मंजूर है? नहीं साहब क्या बोलते हैं, ये तो हमारे दुश्मन है। हम क्यों दुश्मन है भाई? हमने क्या बिगाड़ा है आपका आज तक? कुछ बिगाड़ा है क्या? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हमारे यहाँ के जो हिंदू थे पाकिस्तान में रह गए हैं, 12% थे, आज 1% रह गए। वहां पे खत्म कर दिया गया उनको है। भारत में जो मुसलमान थे उनकी संख्या बढ़ रही है, तो संख्या कहां पे बढ़ती है? वहीं पे बढ़ती है ना जहां पे उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, जहां पे उनको रहने सहने का अच्छा वो मिलता है। और क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में पॉपुलेशन कम हुई क्या और बढ़ी है मुस्लिम्स की? तो अच्छी फैसिलिटी मिल रही। अगर कोई बोलता है कि भारत की डेमोग्राफिक बिगड़ रही है, तो गलत क्या है? अगर हिंदुओं के यहाँ पे, हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, हम आसपास जितने लोगों को देखते हैं ना, 1 या 2 बच्चे नजर आते हैं। मुस्लिम परिवारों में देखते हैं 20-20 बच्चे नजर आते हैं, 18-18 बच्चे नजर आते हैं। तो भाई ये गलत लगेगा ना? पॉपुलेशन घटाने का सब हमने जिम्मेदारी ले रखी है, ये बढ़ाते जाएंगे। अगर कोई बोल देता है तो मुसलमानों का दुश्मन, ऐसा क्यों? बिल्कुल जी जवाब महाराज दीजिए। जी। श्वेता जी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, मुझे लगा था कि शुरू में कि प्रदीप भाई ने जिस बेबाकी से और जिस साफगोई से शुरुआत में बातें रखी थी वो वैसे ही रखेंगे, लेकिन फिर जैसे ही उनका डीएनए आरएसएस का निकला तो निश्चित तौर पे झूठ तो शुरू बिल्कुल है, मुझे गर्व है भाई इसके ऊपर। शामिल होना ही होना है ना। खाली मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और हिंदुओं की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, कहना चाह रहे हैं ना। जिस तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं वो तुष्टीकरण अल्फाज कौन लेके आया, वो कौन चिल्लाता है? और आपने श्वेता जी के 80 बनाम 20 का जवाब नहीं दिया। ये नारा किसने दिया है और इसके पीछे का मकसद क्या है और किसके खिलाफ है? 80 बनाम 20 का क्या मतलब है? देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल बताता हूँ ना, 80 बनाम 20 का मतलब भी बता देता हूँ। सब बता देंगे आप सब बता देंगे, है ना। मुस्लिम बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बढ़िया बढ़िया रोड बन गई हैं, ये भी भाई ने बता दिया। मैं यही पूछ रहा अच्छा हूं मना आप कर दीजिए आप विराट जी। नहीं आप क्या बोलिए नहीं बनी, चलिए। बन गई है? अरे नहीं मैं आप कह रहा बोलिए नहीं बनी। अरे मैं हिंदू तमाम बस्तियां दिखा दूंगा जहां का बुरा हाल है, आप मुसलमानों की छोड़ दीजिए। तो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट हम दिखा, लखनऊ में आ जाइए भाई साहब, चले चलिए, किसी राजधानी में दिखा दूंगा। इसकी बात ना करिए, जो बात श्वेता जी ने कही तुष्टीकरण और 80 बनाम 20, उसकी आपको कायदे से बात करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिस तरह से जितने सभ्य तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, सिखाइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि इसी तरह से बात रखें और इसी तरह से बात करें तो लोगों के साइड नहीं शायद नहीं समझ। सभी अच्छे से बात करते हैं भाई। ना 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 ना, कोई अच्छे से बात करते नहीं। हैं, मान लो जी। बनाम 20 की बात फिर कैसे मान लें? क्या मतलब क्या था उसके पीछे का? अरे मानना पड़ेगा भैया, 80 बनाम 20 बिल्कुल सही है। अब तो बताइए। कांग्रेस क्या बोलती है कि 20% मुस्लिम जो हैं वो हमारे ठीक, पिताजी के चलिए वोट बैंक जल्दी हैं। से मैं चाहूंगी एक मिनट में कंप्लीट करें प्रदीप जी, उसके बाद फिर हाँ इसका देखिए, समापन भी करना है, काफी लंबा समय हो गया है। जी। कांग्रेस बोलती है कि ये 20% जो मुसलमान है ना भारत में, ये इनके पिताजी के वोट बैंक हैं, पिताजी के बनाए हुए वोट बैंक हैं। ठीक है। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि पूरे भारत के सभी लोग एक हैं। अब क्या है, जब वो बोल रहे नहीं साहब ये तो एक है ही नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम नेता भी बोलते हैं भैया ऐसा नहीं साहब, हम तो क्या बोलते हैं कांग्रेस के साथ में हैं। तो भैया 80% बीजेपी बोलती है 80% तो हमारे साथ में है, ये तो सीधी सी बात है, इसमें गलत क्या है बोलने का? हाँ 80% है, 20% भी आएंगे हमारे साथ में, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। गलत कैसी बात कर दी आपने? आपने हम तो बोलते हैं कि डीएनए बिल्कुल। एक है भाई। आप देखो, आप खुद ही बोलो कि हम अलग है तो गलत बात है, हम तो नहीं मानते। हम नहीं बोलते, फिर आप गलत बोल रहे हैं। आपने की बना नारे को जितनी सुंदरता से प्रस्तुत कर दिया, आपके नेताओं का मकसद उतना सुंदर नहीं है। जिस देश में और जिस जिस तरह से ठाकुर अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं, वो मकसद साफ नहीं है जितना मकसद आपने समझा दिया जितने प्यार से। नहीं नहीं, देखिए इंडिविजुअल नेताओं पे आएंगे देखिए ना किसी। तो ऐसे ऐसे बयान आ जाएंगे ना कि बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जी तो जी आपकी फिर बिल्कुल वो जो बिल्कुल। बहस गड़बड़ा जाएगी, है ना।
बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, बयान में अब लेके आ समय भी जाऊंगा हो ना चुका है, मैं दोनों को कि रोकना जवाब देना चाहूँगी। मुश्किल पड़ बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। कहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल, प्रदीप जी मेराज जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूँगी, दोनों को 10-10 सेकंड्स का टाइम देती हूँ मैं। 10 सेकंड में आप दोनों अपनी-अपनी बातों को कंप्लीट करें, फिर इसका समापन करना है। मेराज जी, जी कहेंगे पहले आप मिराज जी, बोलें। बोलिए। जी। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जिस नेता ने जो बात कही है उसी का तो नाम लेंगे। हम सबको कैसे शामिल कर दें? जो नेता तुष्टीकरण की बात करता है उसी का तो नाम लेंगे ना। जो नेता ये कहता हो, अल्फाज नहीं कह सकते हैं कि कब्र खोद के महिलाओं को निकाल लो, उसकी का तो नाम लेंगे ना। किसका नाम लेंगे? जो नेता जो बयान देगा उसी का जिक्र करेंगे। आप भी करिए, आप बताइए ना किसने क्या कहा है। हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप सुनिए भी और एक्सेप्ट भी। आप एक्सेप्ट नहीं जी, करते। बिल्कुल, बिल्कुल, अब 10 सेकंड्स प्रदीप जी आप कंप्लीट करें। जी। देखिए ऐसा है कि अगर हम ये छोटी-छोटी बातों को लेके चलेंगे, ये मैं छोटी बात। कांग्रेस के भी नेताओं से बोलना चाहता हूं, सबसे बोलना चाहता हूं, भारत में हमको सौहार्द स्थापित करना है, हमको भारत को इकोनॉमिकली आगे लेके जाना है। उसके लिए हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, भारत के अंदर जो सिचुएशन है जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आज बड़े आश्चर्य का लगता है मुझे कि एक समय में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे भाई साहब थोड़ी देर पहले, उत्तर प्रदेश जो है लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सिचुएशन खराब थी। आज के समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारा डेटा नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी का है ना, और इंडिया का डेटा नहीं है, ये बाहर की एजेंसीज हैं, सर्वे करती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आता है गुजरात के बाद। इससे पहले इंडिया की स्टेट्स की 10 तक की काउंटिंग होती है, उसके बाद नहीं होती। ठीक है, टॉप 10 में कहीं भी नहीं था, आज नंबर 2 पे आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कुछ तो किया होगा। और मुझे आश्चर्य होता है उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों आश्चर्य होता है? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर गुजरात कभी ऊपर आता है तो वो आश्चर्य की बात नहीं है, केरला ऊपर आता है तो आश्चर्य की बात नहीं है, तमिलनाडु ऊपर आता है आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये सारे ऐसे जगह हैं जो कि कोस्टल एरियाज हैं, जो कि कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़े हुए हैं। वहां जहां पे भी सी पोर्ट होता है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर ऊपर आता है तो ये नेचुरल है, क्योंकि जितने भी सी पोर्ट है हमेशा वहां से ट्रेड ज्यादा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं सी पोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे आता है योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में। ये सच में आश्चर्य की बात है, और इसको हम सबको, कोई भी उनका धर्म अपनाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है उसको हमको मानना चाहिए। जिसने काम जी, किया है बिल्कुल, उसकी बिल्कुल, हमको तारीफ बिल्कुल। करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों हमारे गेस्ट का। मिराज जी और प्रदीप जी, आप दोनों कांग्रेस और भाजपा से हमारे साथ जुड़े और एक अहम मुद्दे पर हमने आज चर्चा की, महँगाई और बेरोज़गारी, जिसको लेकर हमेशा कांग्रेस और भाजपा एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाती आई है। लेकिन एक आम जनता जो इसकी चपेट में आती है, उसके बारे में भी सोचना हर एक पार्टी का दायित्व बनता है, जिस पर कार्य भी किया जा रहा है, जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से यहाँ पे अभी आपने दोनों पक्षों को सुना। तो हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आज श्रृंखला।